हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्यूशन सेंटर। हमने सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे और सेकंड चैप्टर को हमने कुछ पढ़ लिया था। कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें से एक टॉपिक हमारा जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पाचन तंत्र के बारे में जो कुछ आगे थोड़ा सा बच गया है, कुछ डिस्कस करने वाला रहता है, उसके बारे में अब आज चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पाचन ग्रंथियाँ पीछे वाला हमने पढ़ा है, उसके बाद में जो पाचन ग्रंथियाँ हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहली है जी लार ग्रंथि, लाइवरी ग्लैंड्स, और अग्नाशय पैनक्रियाज, और तीसरा है जी यकृत, लीवर। अब लार ग्रंथि क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या काम है कि यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक ऐसी सिरमी तरल है तथा एक चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है। सिरमी तरल का मतलब एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। तरल भाग या चिपचिपा होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है, भोजन को गीला करता है या लसलसा बना देता है या लसदार बना देता है, तथा श्लेष्म लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है, एक सहायक के तौर पर कार्य करता है जो भोजन के कणों को चिपकने आपस में चिपकाए रखता है। लेकिन वह मुख गुहा से जहाँ तक कि छोटी आंत में जाएगा, जैसे ग्रहणी से जाएगा, आमाशय में जाएगा, लेकिन बीच में वो अटकने नहीं देता, एक लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है। अब स्टार्च जो भोजन में उपस्थित तत्व होते हैं, जैसे स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना है, तथा दांतों, मुख गुहिया का व जीभ की सफाई करना है। ये किसका कार्य है? लार का, लार ग्रंथि का या लार का। इसके बाद में लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। पहले है जी कर्ण पूर्व ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरी है अधोजंब अविजिबुकीय लार ग्लैंड्स या लार ग्रंथि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, तीसरी है अधोजीवा ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये तीनों प्रकार की ग्रंथि है, लार ग्रंथि, जहाँ से जो लार ग्रंथि है ये इनसे जो लार का स्रावन होता है। इसके बाद में है जी अग्नाशय पैनक्रियाज, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन का बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्रावन करती है। अब इंसुलिन का और ग्लूकेगॉन का हार्मोन का जो स्रावन कौन करता है? अग्नाशय या पैनक्रियाज करते हैं। ठीक है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं। अब सभी ने सुना होगा जो इंसुलिन की कमी से जो शुगर का रोग है, जो वो मधुमेह का रोग हो जाता है, कि इंसुलिन की जब बॉडी में, जब शरीर में कमी होती है तो शुगर या रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन है उसका स्रावन कौन करता है? अग्नाशय करता है, या अग्नाशय ग्रंथि, जो ये ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, ये करती हैं। इसके बाद में यकृत, लीवर, यह एक पाचक ग्रंथि है, यह एक पाचक ग्रंथि है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। यह करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों जैसे यकृत, जिन्हें क्या कहा जाता है? यकृत पालिकाएं कहा जाता है, इससे निर्मित होती है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है, जैसे लार का निर्माण होता है इसी प्रकार गाढ़ा पदार्थ पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र हेपेटिक डक्ट सिस्टम में जाता है तथा पित्त वाहिनी बाइल डक्ट द्वारा पित्ताशय गॉल ब्लैडर में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय जो एक थैली नुमा होता है, यकृत के साथ में अटैच्ड होता है। अब पित्ताशय पित्त का भंडारण संचय करता है। अब जो भी पित्त या जैसे लार के जैसा जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो कहाँ पे रहता है? पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण संचय करता है और यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। अब पित्ताशय नलिका द्वारा जो पित्त है भोजन को तोड़ने के लिए, आगे सरलीकृत करने के लिए, जो पित्ताशय में जो पित्त है उसका यूज होगा, वो कहाँ चला जाएगा? फिर ग्रसनी में चला जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। अब भोजन के पाचन में सहायक कुछ मुख्य या प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हैं, कि जो कार्बोहाइड्रेट के पाचक में, पाचन में जो सहायक जो एंजाइम है वो कौन से हैं? एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रोज आदि।
अब प्रोटीन के पाचन में जो सहायक हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। अब वसा के पाचन के लिए सिर्फ एक है जो लाइपेज एंजाइम है, और न्यूक्लियेजेज के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और न्यूक्लियोएजेज एंजाइम। अब भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। कि भोजन को हम मुँह से ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में हो जाता है। अब लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। अब जो लार है वो भोजन के जो कण हैं उनको चिपका देता है आपस में और लसलसा बना देता है, चिकना कर देता है। भोजन अब बोलस के रूप में कर्माकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंचता है। अब कर्माकुंचन गति कैसी? कि वह गति जिसमें, जैसे बोलस क्या होता है, पहले जो वो देखते हैं कि भोजन का एक टुकड़ा मान लो बोलस के रूप में, कि जिसके जो कण हैं आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, वो एक बोलस के रूप में चला जाता है और कर्माकुंचन गति करता है। ऐसी जो गति हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की गति जो आसानी से बीच में अटकती नहीं है, या सिंपल गति है, कर्माकुंचित गति है, उसके द्वारा किस प्रकार जाता है? ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से कहाँ जाता है? अमाशय में पहुँचता है। अब लार में उपस्थित एंजाइम है, जो कौन कौन सा एंजाइम है? टाइलिन और एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है, और किसका जल अपघटन कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टेज में अपघटित कर दिया जाता है। अब 30% तो स्टार्च को माल्टेज में अपघटित कर दिया, कहाँ पर कर दिया? लार के द्वारा मुख गुहा में, ठीक है। अब उसके बाद में अमाशय में चला जाएगा। अमाशय में 3 प्रकार के स्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है, तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं, अब म्यूकस आपने पहले ही पढ़ा था हमने, जो मुंह है और नाक के साथ जो म्यूकस होती है ग्रंथि, या हमने कह सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहा था, झिल्ली कहा था, ठीक है, वहाँ से जो स्रावन होता है ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है, म्यूकस का। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो HCl का जो हमारे पास जो वातावरण बन जाता है HCl का, उस वातावरण में जो पेप्सिनोजन है किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। अब ये प्रोटीन का अपघटन हो गया, पहले स्टार्च को माल्टेज में बदला था, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। अब पेप्सिन के साथ रेनिन नामक एंजाइम, अब ये अमाशय में पाया जाएगा जठर रस के साथ, ठीक है, जो अमाशय में जठर रस पाया जाता है उसमें पेप्सिन के साथ जो नवजात शिशुओं में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। अब जो नवजात शिशुओं की बात करते हैं कि जो जन्म के समय कि जो दूध को ग्रहण करते हैं बच्चे, सिर्फ दूध पर डिपेंड होते हैं, तो उस समय जो उनके पेट में, उनके अमाशय में जो एंजाइम होगा वो रेनिन एंजाइम होगा, जो सक्रिय होता है। जो आपने सभी ने सुना होगा, जैसे नवजात शिशुओं को ज़्यादा दूध पीने से या वो दूध को बाहर निकाल देते हैं, और जो दूध बाहर निकालते हैं वो एक दही के समान गाढ़ा होता है, ठीक है, या फटा हुआ दूध हम कह सकते हैं कि वो फटा हुआ दूध किस कारण से आया। लेकिन अगर किसी को पता हो कि वो, अगर घर में जो औरतें हैं वो इस दूध का बाहर आने को एक अच्छा संकेत मानती हैं। क्यों मानती हैं? क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर ये फटा हुआ दूध मुँह से बाहर आता है, इसका मतलब है कि अंदर पाचन क्रिया अच्छी तरीके से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि रेनिन जो नामक एंजाइम है वो सक्रिय हो रहा है, और ये प्रोटीन के या दूध के जो पाचन में ज़्यादा सहायक होता है। अब काइम क्या है? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं HCl का स्रावन करती हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं वो HCl का स्रावन करती हैं। जो अमाशय की बात कर रहे हैं, अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का निर्माण करता है, ठीक है। काइम एक भोजन को संग्रह कर, ठीक है, एक काइम का निर्माण करता है। अब
अमाशय से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के पहले कहाँ पे जाएगा, ग्रहणी में। अब ग्रहणी में चला गया भोजन, जो पीछे जो कुछ ना कुछ भोजन के कुछ कणों को बदला गया था, ठीक है, उसका पाचन किया गया, लेकिन जो बच गया वो कहाँ पे चला जाएगा, ग्रहणी में। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और कौन से भाग में होता है, ग्रहणी में, ठीक है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा छोड़े गए अग्नाशय रस, पित्त, लवण तथा आंतरस द्वारा भोजन के पोषक तत्वों का पाचन किया जाता है। अब जो अमाशय से आया, अब ग्रहणी में पाचक रस या पोषक तत्वों को पाचन किया जाता है। अब पित्त वसा का पायसीकरण करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है तथा कि पाचन के लिए आवश्यक है, साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। अब सभी ने ध्यान से सुनना कि अमाशय में, लेकिन जो हम वसा का पाचन करते हैं, जब हम वसा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वसीय जैसे घी वगैरह जो ज़्यादा वसीय जो पदार्थ होते हैं, इनका कुछ ना कुछ पाचन अमाशय में हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पाचन करने के लिए जो जठर रस सक्रिय नहीं होता है, लेकिन जो पाचन के लिए आगे जाएगा भोजन, लेकिन वसा का पाचन कहाँ पे होगा, पित्त द्वारा वसा का पाचन होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब पित्त जो पित्ताशय द्वारा ग्रहणी से या ग्रसनी से जो पित्त का स्रावन होता है, वो वसा का पायसीकरण करता है या वसा को तोड़ता है। इसके बाद में अब ग्रहणी से कहाँ चला जाएगा भोजन, अग्रशुद्धांत्र में। अग्रशुद्धांत्र से जाएगा शुद्रांत्र में, ठीक है। इसके पश्चात जो बच गया भोजन अवशोषित करके, जो भोजन में से जो भाग को हमने अवशोषित कर लिया, जिन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया, वो कहाँ पे जाएंगे, अब रक्त में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पीछे बच गया अपचित या अनावशोषित भोजन, वो कहाँ पे जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत का क्या कार्य है, जल व लवण का अवशोषण करना। अब जल व लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। और जो शेष बच गया उसका उत्सर्जन अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। अब जो अपचित भाग है वो मलाशय में रहता है, लेकिन एक तांत्रिक प्रतिवर्ती द्वारा, न्यूरल रिफ्लेक्स द्वारा के कारण मल द्वार से मल का बहिक्षेपण होता है, ठीक है। अब ये था भोजन का पाचन, डाइजेस्टिव ऑफ फूड, ठीक है। अब डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन कौन से एंजाइम किन किन अंगों द्वारा स्रावन किया जाता है, ठीक है। अब ये भोजन का पाचन या पाचन तंत्र का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे का जो लेसन है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, या पिछले वाले जो हमने किया था मानव तंत्र का जो पहला टॉपिक किया था पाचन तंत्र, ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। हमारे डाउट, आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।